हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो फाइनली साथी, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो आप सभी को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। 17 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों ने अपना स्टेटस भी चेक कर लिया होगा। रेलवे की तरफ से नोटिस आया था कि अपना आप लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का जो फॉर्म भरा उसका स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। तो आप ये तो काम कर लिया होगा। तो अब आप सभी को सबसे पहला काम करना है कि पढ़ना, वो भी साथ ही प्रैक्टिस सेट लगाना। जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपकी तैयारी मजबूत होगा और आप एग्जाम में उतना ही बेस्ट स्कोर करेंगे। इस बार आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए टोटल फॉर्म लगभग 1,21,00,000 अप्लाई हुआ है। तो इस बार कंपटीशन भी हाई होने वाला है। तो भाई इसके लिए अब यहाँ से आपकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर से लेकर यदि हम 17 नवंबर के बीच देखेंगे तो टोटल मान के चलिए 45 से 46 दिनों का समय बाकी है। तो 45 से 46 दिनों में हम एक दिन में 3-3 क्लास करने वाले हैं। जैसे साथी देखिए, रेलवे का एग्ज़ाम तो टीसीएस ही करा रही है। ये आप मत मान के चलिएगा कि जो एसएससी एग्ज़ाम करा रही है वो एडीक्यूटी पैटर्न पे, तो वो केवल एसएससी के लिए है। एडीक्यूटी पैटर्न वो रेलवे एग्जामों के लिए नहीं है। आपने हाल फिलहाल का एग्ज़ाम देखा होगा जो कि एनटीपीसी का कंप्लीट हुआ था, वो टीसीएस ही एग्ज़ाम कराई थी, एडीक्यूटी नहीं कराई थी। एडीक्यूटी केवल एसएससी एग्जामों के लिए बना है। तो ध्यान देंगे साथी, जैसे 2018 और 2022 में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसके आधारित पर सारे क्वेश्चन तैयार करना है। प्लस जो एनटीपीसी का एग्जाम इस टाइम कंप्लीट हुआ, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। वो कैसे तैयार करेंगे? हम आपको डेली क्लास करवा देंगे। ओके साथी, जैसे हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सबसे अधिक सवाल रीजनिंग आता है, जो कि साथी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस करंट अफेयर से आएंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से रहेंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1.5 घंटे का समय रहने वाला, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो ये आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो ध्यान देंगे साथी, आज से हम नए नए सवालों पे बात करेंगे और डेली क्लास में नए नए क्वेश्चन को हम तैयार करने वाले। अपनी तैयारी पर रख लीजिएगा, पहले ही क्लास से आप सभी को अपनी तैयारी मालूम हो जाएगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आज की इस क्लास में हमने आपके लिए रखा है। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए अपनी तैयारी का भी आगाज करते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पिछले पेपर में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आया था, तो आपको पहले तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ओके, डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, एक तो शाम में 6:30 पर और एक दोपहर में 12:30 पर हो सकता है कि क्लास मिल जाए, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके भाई, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करिए। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? बताइए। भारत में नवीनतम जनगणना की बात करेंगे तो 2011 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और नवीनतम जनगणना जो 2011 में हुई थी वो 15वीं नंबर की थी। ओके, और जनगणना हर 10 वर्ष के बाद एक बार होती है। 2021 में होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक कोविड की वजह से नहीं हुआ है। अभी अभी डेट अनाउंस हुआ है कि कभी भी हो सकता है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। सलहेज त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, सलहेज त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा, बिहार राज्य में मनाया जाता है सलहेज त्यौहार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। हाल ही में दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बना है? ये करंट अफेयर के सवाल है। बताइए, हाल ही में दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बना? तो आपको मालूम होगा डी गुकेश साहब बने हैं, जो कि सबसे युवा हैं शतरंज चैंपियन। डोमराजू गुकेश इनका पूरा नाम है, लेकिन हम इसे शॉर्ट फॉर्म में डी गुकेश के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या याद रखा है? शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे?
तो याद रखिएगा पुष्यमित्र थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी? बताइए, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा 1919 में की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि महात्मा गांधी का जो सबसे पहला सत्याग्रह की बात करेंगे तो वो 1917 में, जो कि चंपारण सत्याग्रह था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो याद रखिएगा लोथल गुजरात राज्य में पाया गया है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? बताइए, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो साथी याद रखिएगा 1527 में हराया था। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 4 से 6 दिसंबर को कहाँ आयोजित किया गया था? ये करंट अफेयर के सवाल है और आपको लगभग 6 से 7 महीनों का करंट अफेयर भी पढ़ना है, वो हम साथ ही आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, बताइए विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 4 से लेकर 6 दिसंबर ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो साथ ही याद रखिए चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो भाई याद रखिए पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? बताइए, जो भारत की जनगणना है हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो साथ ही याद रखिएगा जनसंख्या के बारे में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट 11 नंबर कॉल करिए। किसने डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? बताइए, किसने डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की? तो साथ ही याद रखिए उबर ने की। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता ये किसको मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? बताइए, भारतीय संविधान में जो दिए गए मौलिक कर्तव्य हैं इनके अनुसार भारत की संप्रभुता ये किसको मानने और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो साथ ही याद रखिएगा एकता और अखंडता को। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि साथ ही जब भी क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी और हम वही क्वेश्चन करवाएंगे साथ ही जो पेपर में आने लायक होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो बस आपको डेली या 3 क्लास करनी है। जीके, साइंस, रीजनिंग का तो जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप डेली क्लास के क्वेश्चन तैयार करते रहिए। ओके भाई, और भी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? बताइए, किस जानवर की रीढ़ की हड्डी ही नहीं होती है? देखिए इंसान की होती है, मकड़ी की होती है, कबूतर की होती है, लेकिन भाई मेढक की नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा 14 नंबर को। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या बोला जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा अपक्षय बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। किसे मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है? यही सब तो सवाल आएगा पेपर में। जैसे इस टाइम 98वां नंबर का 57वां नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, उसको भी हम करवाने, वो करंट अफेयर में ऐड होगा क्योंकि वो करंट अफेयर के सवाल हैं। ओके, तो बताइए किसे मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया?
तो साथी याद रखिएगा रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा 60 नंबर को। किस देश में माउंट सेमेरू पर ज्वालामुखी फटा? तो किस देश में माउंट सेमेरू पर ज्वालामुखी फटा? तो साथी याद रखिएगा इंडोनेशिया में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? बताइए। तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो साथी याद रखिए कावड़ी अट्टम प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए 80 नंबर को। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका प्रशासन कौन संभालता है, कौन देख रेख करता है? तो साथी याद रखिए देश के राष्ट्रपति करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी इस बार हो सकता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके बताइए। जो पहले साथी जगदीप धनखड़ थे वो तो इस्तीफा दे चुके हैं, तो बताइए इस टाइम वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति साहब कौन है, कमेंट करके बताइए। इस सवाल का राइट आंसर आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? बताइए किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया? तो साथी याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? बताइए किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो भाई याद रखिए धर्मपाल को दी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट यानी अधिनियम पारित किया गया था? बताइए साथी। 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों, पहले क्या होता है 14 वर्ष से जितनी भी कम उम्र की लड़कियां थी उनकी शादी हो जाता था और 18 वर्ष से कम जितने लड़के थे उनका भी विवाह कर दिया जाता था। लेकिन साथी 1929 में कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? तो साथी याद रखिएगा शारदा एक्ट पारित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए साथी इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है वो संजय मल्होत्रा को किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके ध्यान देंगे साथी। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। आगरा में ताजमहल का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा किस वर्ष में पूरा किया गया था? तो सर जी 1648 में। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 ये किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। यह भी देखिए करंट अफेयर का सवाल है। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए 2034 का फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो साथ ही याद रखिएगा सऊदी अरब करने वाला है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 को। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? बताइए। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो साथ ही याद रखिए देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेन आपका साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कॉल करिए। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक की तीसरा खंड है वो किससे संबंधित है? बताइए। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक के तीसरा खंड है जो कि किससे संबंधित है? तो साथ ही याद रखिए अकबर के
प्रशासन से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। भारत उत्तर पश्चिमी में किसके साथ यानी किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। बताइए दोस्त इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा। भारत उत्तर पश्चिम में 106 किलोमीटर सबसे कम अफगानिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ करता है जो कि साथ ही 4 या 96 समथिंग किलोमीटर है। सबसे कम 106 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ करता है जो कि उत्तर पश्चिम में। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या है। भाई एल्युमिनियम 2 8 3 यह साथी इलेक्ट्रॉन का विन्यास है। तो कैसे होगा साथी 2 उसके बाद 8 इस पे 8 उसके बाद 3 ऐसे होंगे, यानी साथी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विन्यास कितना है 2 8 3 है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। टिंडल प्रभाव प्रकाश से किससे संबंधित है। ये आपको साइंस के सवाल मिलेंगे भाई, यानी साइंस प्लस जीके तो एक साथ चलने वाली है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार करिएगा भाई। बताइए टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है। तो दोस्त याद रखिए परिकिरण से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य 1 इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है। किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य, यानी किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य, यानी 2 बिंदुओं के मध्य की इकाई आवेश, यानी आवेश मतलब चार्ज, इसके स्थानांतरण में हुआ काम यानी कार्य वो क्या कहलाता है। तो साथ ही याद रखिए विभवांतर कहलाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को हल करिए। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो भाई याद रखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या से यह नियंत्रित होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 33 कॉल करिए। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होती है। बताइए पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होती है। तो साथ ही याद रखिए क्लोरोफिल होती है। आपको मालूम होगा पौधों में कौन सा अणु होता है, क्लोरोफिल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 34 नंबर को। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है। करक्यूमिक ये किससे अलग किया जाता है। पृथक का मतलब होता है अलग। चलिए बताइए। तो साथ ही याद रखिए हल्दी से। किससे भाई, हल्दी से। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 35 को। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो साथ ही याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर, यानी ट्रांसपिरेशन के कारण। ओके याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। तो साथी याद रखिएगा ऊंट को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर। रेगिस्तान का जहाज किसे बोला जाता है, ऊंट को बोला जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 37 को। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है। तो साथ ही याद रखिए थायरॉक्सिन के कारण। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 कॉल करिए। कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता। बताइए कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता। तो दोस्त याद रखिए ये ग्राउंड नट ऑयल में नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 39 को हल करिए भाई। प्रतिजन क्या होता है। बताइए प्रतिजन क्या होता है। तो प्रतिजन जो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रतिजन बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान कितना होना चाहिए।
बताइए, सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए? तो साथ ही याद रखिए 45 डिग्री होना चाहिए। सी विल बी आपका परफेक्ट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा 41 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है जिसे आप लोग जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 को। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतया प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? बताइए साथी, प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं ऐसे कौन कौन से रंग होते हैं? तो देखिए कौन कौन, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है। रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू आप सभी को मालूम होना चाहिए। RGB, रेड लाल, ग्रीन हरा, ब्लू नीला। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा 43 नंबर को। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं? तो साथ ही याद है कि आतपन बोलते हैं। क्या? आतपन बोलते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? बताइए साथी, ऐसी कौन सी धातु है जो कि इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो साथी याद रखिए वो कैडमियम है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? बताइए साथी, जो हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु हैं इनको कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? तो साथी याद रखिए डेक्स्ट्रॉन्स है। वो कौन से है भाई? डेक्स्ट्रॉन्स है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। जीवाणु को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की जो कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? बताइए। पहली बात तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन सेलुलोज तो 3 ऑप्शन में दिया गया। एक सेलुलोज की बनी होती है, एक किसकी साथ ही काइटिन की। यानी इस सवाल का ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है भाई? इसका काम क्या होता है? जो रुधिर शर्करा इसको घटा देती है। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? तो मेरे दोस्त याद रखिए एसिटाइल को एंजाइम ए है मेरे दोस्त। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी एसिटाइल एवं को एंजाइम ए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पौनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? उत्तरी गोलार्ध के दाएं पौनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो साथ याद रखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का आज का पहला प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हल करिए। स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली सीबेसियम ग्रंथियों का क्या कार्य होता है? बताइए, स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली सीबेसियस ग्रंथियों का क्या कार्य होता है, यानी क्या काम होता है? तो याद रखिए साथी त्वचा और बालों को जलरोधी बनाना। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो पहले ये बताइए आप सभी का इन टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? पहले ये अपना टारगेट बताइए साथी। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और पहले तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में? बिल्कुल नहीं। तो साथी डेली क्लास करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसे तैयार कर लेना है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपने अपना स्टेटस नहीं चेक किया तो होता तो भाई उम्मीद करूँगा चेक कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आप सभी का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा। मेरा तो भाई हो चुका है क्योंकि मेरे ईमेल पे मैसेज आया था। आप लोग अपना ईमेल भी अपडेट करते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए, उस पर भी मैसेज आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट के, जैसे मेरा आया है।
ओके, तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं साथी जो दोपहर 12:30 बजे आएगी, उसमें भी आपकी जो जीके क्लास होगी और शाम में आपको 6:30 पर हम रीजनिंग का क्लास प्रोवाइड करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो दोपहर क्लास आएगी वो तो नया प्रैक्टिस सेट अपने आप में होने वाली है, तो इसलिए जीके साइंस का जो 45 क्वेश्चन होगा वो तो हम छोड़ने वाले नहीं है भाई। ठीक है, तो आप डेली क्लास करेंगे, तैयारी करेंगे और अपने एक सीट पक्की करेंगे। तो चलिए भाई मिलते हैं दोपहर 12:30 पे। नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।